हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, आज ना हम रसिया और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो गया ना, जो वार वाली सिचुएशन सामने आ गई है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज जब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं ना, उसी समय एट द सेम टाइम रशियन प्रेसिडेंट के द्वारा पुतिन जो है ना, इनके द्वारा यूक्रेन के ऊपर सैनिक कार्रवाई करने का ऑर्डर दे दिया गया है। ठीक है। यानी जो पहले वार वाली सिचुएशंस लग रहा था कि कहीं इन दोनों कंट्रियों में वार ना हो जाए, जो अब ये पूरी तरीके से सामने आ चुका है एक वार के रूप में, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के द्वारा सैनिक कार्रवाई करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं यूक्रेन के ऊपर। देखिए, आखिर ये जो वार वाली सिचुएशन जो सामने आ गई है ना, ये क्यों हुई है, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि आज ये जो यूक्रेन के ऊपर जो पूरी संकट मंडरा रही है ना, यानी पूरी दुनिया जब इस संकट को यूक्रेन की धरती पर पनपते देख रही है ना, इसके जो बीज है ना, काफ़ी समय पहले ही बोए बोए जा चुके थे। ठीक है। आज जब पूरी दुनिया कोविड पेंडेमिक के सिचुएशन से उसकी क्षतिपूर्ति की भरपाई में जुटी है, उस समय ये वार वाली जो सिचुएशन है ना, ये ऑलमोस्ट सारे कंट्री के लिए, मतलब सारे रीजन के लिए ये काफ़ी टेंशन देने वाला ये सिचुएशंस है। ठीक है। अब आखिर ये सिचुएशंस मतलब सामने क्यों आया, उसको हम समझते हैं। देखिए, हुआ क्या कि 1991 में ना, 1990 90 91 के समय, यानी 1991 में कोल्ड वार समाप्त होता है। ठीक। कोल्ड वार खत्म होने के बाद यूएसएसआर का विघटन होता है। यूएसएसआर का विघटन होने के बाद ना, मतलब कोल्ड वार के सिचुएशंस जब, मतलब कोल्ड वार खत्म जब होता है, तो उस समय यूएसएसआर का विघटन होता है और रसिया का जो इकोनॉमिकल और पावरफुल जो स्टेटस था ना, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया। ठीक है। यूएसएसआर के विघटन के बाद। और उधर क्या होता है कि मतलब एक तरफ अमेरिका के लीडरशिप में ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लीडरशिप में ये जो नाटो है ना, इसका एक्सपेंशन जो है ना, मतलब इसका मतलब जो दायरा है वो बढ़ता चला गया। मतलब एक तरफ रसिया का विघटन होता, यूएसएसआर का विघटन होता है, रसिया अपना जो सुपर पावर वाला जो स्टेटस है और इकोनॉमिकल स्टेटस उसका कमज़ोर होता गया, और दूसरी तरफ अमेरिका धीरे धीरे नाटो के मतलब नाटो के जरिए अपना जो क्षेत्रीय जो पावर है ना, उसको बढ़ाता गया। मतलब अमेरिका के लीडरशिप में नाटो का विस्तार होता गया। ठीक। उसमें हुआ क्या कि रसिया को लगा, मतलब मतलब अभी सिचुएशन जो अचानक से जो, मतलब ये वार वाली जो सिचुएशन क्रिएट हुई ना, ये हुआ यूक्रेन का नाटो का मेंबर होने के बाद जब शुरू हुई, तब ऐसा लगा, मतलब ये जो है वार वाली सिचुएशंस सामने आई। रसिया का एक वो था, मतलब रसिया का कहना था कि यूक्रेन जो है ना, नाटो का मेंबर नहीं होना चाहिए। और रसिया का कहना था कि नाटो का अपना एजेंडा था कि हम नाटो का किसी भी तरीके से अब विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे अपना विस्तार करते गए। और अभी के समय में जब यूक्रेन का नाटो का मेंबर होने का बात सामने आई ना, तो ये रसिया को अच्छा नहीं लगा और इसने नाटो को कहा कि यूक्रेन जो है ना, ये नाटो का मेंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना, रसिया को एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में रसिया ने इसे को देखा। क्योंकि अगर नाटो सपोज डेट, मतलब एक ऐसा सिचुएशन है कि अगर नाटो के अभी जो मेंबर है ना, वो लगभग 30 कंट्री मेंबर है। अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है, तो जितने भी नाटो के कंट्री है ना, एलाइज मतलब जो कंट्री जो है, वो एक साथ मिलकर उस कंट्री पे वॉर कर देंगे। तो अगर नाटो का मेंबर रसिया यूक्रेन बन जाता है, तो रसिया के लिए एक बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट कर जाएगा कि नाटो तो हमारे बॉर्डर एरिया तक आ गया। तो जो रसिया के लिए एक टेंशन क्रिएट करने वाला सिचुएशंस था। उसके ऊपर उसके बाद और भी है, ये जितनी भी जोग्राफिकल कंडीशन है ना, खासकर ये ब्लैक सी वाली जो एरिया है ना, ये रसिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि ठंड के समय में ना, ये जो ब्लैक सी है ना, ये ब्लैक सी ठंड के समय जब मतलब जमता नहीं है। ठीक है। और ये जो एरिया है ना, ये रसिया के लिए काफ़ी मतलब ट्रेड के हिसाब से ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस ये क्षेत्र। और ये नहीं चाहता है, रसिया का ऐसा नहीं है
कि इस जगह में ना किसी भी अदर संगठन का डोमिनेंस हो, मतलब उनका पावर इस एरिया में, इसके रीजन में बढ़े। उसके बाद रसिया के द्वारा ना अपने बहुत सारे जो ट्रोप्स हैं ना, मतलब जो सैनिक है, ये यूक्रेन के जो बॉर्डर पे तैनात कर दिए गए। एक प्रेशर रूप के मतलब प्रेशर क्रिएट किया गया कि भैया आप ऐसा है, आप हमारे जो एरियाज़ हैं, मतलब हमारे बॉर्डर एरिया है, उसको वहाँ तक आप नाटो का विस्तार ना कीजिए, क्योंकि ये जो है हमारे सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, और उसके अगर ये ऐसा होता है तो हमें भी किसी सैनिक कार्रवाई करना पड़ेगा। रसिया को लगा कि इस तरीके से अगर एक प्रेशर करने से ना जितने भी वेस्टर्न कंट्री है ना वो नेगोशिएट करने के लिए मान जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ। इसके कारण ये जो रसिया के द्वारा ना यूक्रेन के ऊपर एक जो वार वाली सिचुएशन जो क्रिएट होती दिख रही थी वो सामने आ गई। और हुआ क्या कि ये जो यूक्रेन की दो सिटी है, ये डोनेस्क और लुहांस्क, इसको स्वतंत्र प्रांत घोषित कर दिया गया रसिया के ऊपर, रसिया के द्वारा। और इस पे अपना इनडायरेक्टली वे में कब्जा दिखाया गया, जताया जाने लगा। और आज का सिचुएशन, मतलब अभी जब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो पुतिन के द्वारा यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई करने के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। यानी पूरी तरीके से वार जो है, वार के साए में घिर चुका है रसिया और यूक्रेन। ठीक है, इसमें एक और कड़ी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है वेपन्स लॉबी। इसका ये सेकेंड एंगल है, उसको हम डिस्कस करते हैं। एक तो सिचुएशन हुआ इन दोनों के बीच वार का, नाटो का क्या मतलब क्या रोल रहा इसमें, यूक्रेन का किस तरह नाटो के मेंबर होने से रसिया को किस तरह का सिक्योरिटी थ्रेट लगा, वो एक एंगल है। दूसरा एंगल है ना ये वेपन्स लॉबी। मतलब ये वेपन्स लॉबी है ना, इनका एक अलग ही अपना वो है एजेंडा है। देखिए साल 1950 से 1990 1990 तक, इस समय ऐसा था ना कि जब यूएसएसआर और रसिया के बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशन होता था, तो उस समय हथियारों की डिमांड जो थी ना काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब हथियारों खरीद जो थी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रही थी, और बिक्री भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रही थी। लेकिन जब बाइडन जो है ना, जो बाइडन जो है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, और इनके की तरफ से ना ये वेपन्स लॉबी को ना मजबूत करने के लिए एक पहल शुरू की जाती है। मतलब इनको वेपन्स लॉबी को बढ़ावा देने के लिए इनके तरफ से स्टेप लिए जाते हैं। ठीक है, अब चूंकि अमेरिका का अफगानिस्तान से सैनिकों को वापस ले आ जाना, इसके लिए फिर होता क्या कि जो वेपन्स लॉबी है ना, इनका डिमांड कम होता जा रहा था। क्योंकि अमेरिका के द्वारा जब अफगानिस्तान में जब सैनिक थे ना, तो उस समय वहाँ पे वार वाली सिचुएशन ऑलमोस्ट हमेशा क्रिएट होती थी। तो इनका जो काम था ये चल रहा था अच्छे से। जब अमेरिका के द्वारा सैनिकों को वापस लाया जाता है ना अफगानिस्तान से, तो इनकी जो लॉबी है ना, वो थोड़ी सी, इनकी जो डिमांड थी काफ़ी कम हो रही थी। अब कई बार ऐसा भी होता है ना कि ये अपनी लॉबीज़ को, ये जो लॉबी है ना, अपने वेपन्स को बढ़ाने के लिए ना दो कंट्री में कई बार मतलब टेंशन क्रिएट कर देते हैं। अब जबकि जब यूक्रेन का और रसिया के बीच एक वार वाली सिचुएशंस हो गया ना, तो यूरोपियन कंट्री का भी मतलब इस जगह में, मतलब वेपन्स के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा रुझान बढ़ा है। क्योंकि उनको लगा कि भाई इससे पहले 2014 में ना रसिया के द्वारा क्रीमिया को हड़प लिया गया, तो बाकी के जितने यूरोपियन कंट्री को लगा कि अगर रसिया के द्वारा ऐसा पहले भी किया जा चुका है, तो अगर हाँ ये धीरे धीरे अगर इस तरह से अपना विस्तार करता गया, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट सामने आ जाएगा। ठीक है, जो अदर कंट्री के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्योंकि हुआ क्या था, ये सिचुएशन में इससे पहले हुआ क्या था कि ये वेपन्स लॉबी का जो डिमांड थी ना वो धीरे धीरे कम हो रही थी, तो इनको बढ़ाने के लिए अपने एक मार्केट की ज़रूरत थी। तो ये अभी जो मार्केट है ना, ये कहीं ना कहीं ऐसा भी ये देखा जा रहा है कि ये लॉबी भी इसके पीछे का कारण क्या हो सकती है, क्या ये भी एक प्रश्न चिन्ह है इसके ऊपर। चूँकि अब ये जो वार है पूरी तरीके से टेंशन मतलब क्रिएट हो चुका है, तो ये जो है वार का जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा इस एरिया में बढ़ गया है। इस मैप के थ्रू देखते हैं, इस एरिया में, यूक्रेन के एरिया में
अब हम ये देखते हैं कि ये पूरे सिचुएशन में इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव रहता है। ठीक है, यूक्रेन और रसिया के वार के पीछे का मतलब ये जो वार सिचुएशन है, अब इंडिया का ये मतलब एक दुविधा में फंसा हुआ है कि ये किसका साथ दे। देखिए, ये यूक्रेन के पीछे जो नाटो मतलब यूक्रेन का जो नाटो के मेंबर होने के पीछे का पूरा जो लॉबीज था वो यूएसए का था, मतलब अमेरिका का था। और यहाँ पे एक तीन सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं। एक तरफ तो देखिए है अमेरिका, दूसरी तरफ है चाइना, तीसरी तरफ है इंडिया। क्योंकि अगर देखिए रसिया के द्वारा अगर यूक्रेन को हड़पा गया, ठीक है, तो इससे ना चाइना को बल मिलेगा ताइवान के ऊपर अपना कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, उनको लगा, क्योंकि देखिए इसके अटैक के बाद ना मतलब रसिया का जो है यूक्रेन के ऊपर सैनिक कार्रवाई के ऊपर ना बहुत सारे अमेरिका के द्वारा सेंक्शन लगाए गए और भी कंट्री के मतलब लगाए गए। तो इससे रसिया को कोई फर्क पड़ा नहीं। ठीक है, इससे पहले भी लगे थे, जब 2014 में रसिया के द्वारा क्रीमिया को हड़पा गया था तब भी लगे थे, लेकिन उसका खास असर लगा नहीं। तो इससे ये हुआ ना कि चाइना को भी एक अपना एक एजेंडा सेट करने का मौका मिल गया कि अगर रसिया ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इनको बल मिल गया ताइवान के ऊपर कार्रवाई मतलब काम करने का, ये भी एक एंगल रास्ता खुल गया। इससे इंडिया को ये फर्क पड़ा ना कि देखिए भारत के करीब में जो है ना चाइना है। ठीक है, और चाइना इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट का काम कर रहा है। तो अगर और चूंकि जो चाइना है ना इस वक्त मतलब रसिया जो है ना चाइना के लॉबी में इस वक्त खड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम इंडिया जो है रसिया के फेवर में बोलता है तो अमेरिका को ये लगेगा कि एक तरफ तो सिक्योरिटी थ्रेट इसको लग रहा है, और चूंकि रसिया जो है चाइना के फेवर में है तो इंडिया का साथ कैसा मतलब रसिया की तरफ से ये कैसे कहना है। और ये भी हम इंडिया के लिए भी एक दुविधा का संकट है कि आखिर ये सिचुएशन से निकला कैसे जाए। देखिए इसमें ये चीज़ है ना, चाइना के साथ टकराव के लिए ना जब होती है तो इंडिया का रसिया को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 60% जो सैनिक वो है ना जो सामान जो है ना वो रसिया के द्वारा दिया जाता है इंडिया को। ठीक है, इनका ट्रीटी जो हुई है जो जो डिफेंस जो सैन्य समझौता हुआ उसके माध्यम से 60% जो है ना रसिया के तरफ से ऐसा होता है। अब चूंकि रसिया और चाइना का करीबी जो बढ़ा हुआ है तो इंडिया ऐसा भी नहीं कर सकता है कि यूरोपियन कंट्री को नज़रअंदाज कर दे यानी अमेरिका को कर दे। कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है ना कि ये सुपर पावर बनने के लिए ना ये तीनों कंट्री में होड़ लगी है। एक तरफ है अमेरिका, दूसरी तरफ है चाइना, और तीसरी तरफ है रसिया। अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता कि चाइना मजबूत हो, क्योंकि चाइना को टैकल करने के लिए ना अमेरिका को जो है इंडिया का साथ चाहिए ही चाहिए। और रसिया भी नहीं चाहता है कि जो चाइना है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो, लेकिन अभी अमेरिका को टैकल करनी चाइना की ज़रूरत है। मतलब चाइना के करीब में है रसिया, और ये चाइना अमेरिका को टैकल करने के लिए ये पूरी मिलाकर एक तरह से हम कह सकते हैं ना ये पूरी तरीके से सुपर पावर की लड़ाई में ना ये यूक्रेन जो है ये पीस रहा है पूरी तरीके से। और एक तरफ ये भी है जो वेपन्स लॉबी है ना इनका भी काफ़ी ज़्यादा मतलब वार वाली सिचुएशंस में डिमांड काफ़ी बढ़ जाता है। और इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है, देखिए लंदन इंस्टीट्यूट स्थित एक संगठन ने अपनी रिपोर्ट जो सामने पेश की थी इसमें ये दिखा गया था ना कि भारत हथियारों की खरीदी में सबसे ज़्यादा राशि खर्च करने वाला चौथा देश है, फोर्थ कंट्री है। ठीक है, अगर फर्स्ट कंट्री की बात करें ना तो वह है अमेरिका। ठीक है, सेकंड है चाइना, थर्ड है अगर इसमें थर्ड कंट्री की बात करें तो वो है सऊदी अरेबिया, और फोर्थ है अपना इंडिया। ठीक है, अब एक चीज़ ये और बात है, साल 2010 से लेकर 2020 तक ना हथियारों की खरीद जो है एशियन कंट्री में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, और ख़ासकर चाइना में, जो कि इंडिया के लिए ये काफ़ी अच्छे संकेत नहीं है। ठीक है, तो
तो कुल मिलाकर अब इंडिया का एक बहुत ज़्यादा इंडिया कंट्री मतलब इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस ये क्रिएट हो गया, वो किसका साथ दे। वो खुलकर रसिया की तरफ से भी नहीं बोल सकता, क्योंकि देख रहा कि रसिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया था। अगर ये इसमें चुप रहा तो चाइना को बल मिल जाएगा ताइवान पे कार्रवाई करने के लिए। तो ये दोनों सिचुएशंस में अब इंडिया का स्टेप देखने वाली है कि इंडिया का स्टेप क्या होता है। वो भी इस स्टेप को हम डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे सिचुएशंस और आगे बढ़ते हैं उसको हम डिस्कस करते ही जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।